नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के दोस्तों ऑटोमोटिव के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे किताब के, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को। दोस्तों आज हम इसमें ऑटोमोटिव के सारे एमसीक्यू जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं वन शॉट में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो क्वेश्चन बार-बार ऑटोमोटिव के एग्जाम में आते हैं। दोस्तों ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों यही जो प्रश्न है बार-बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। दोस्तों आपकी जो परीक्षा आने वाली है तो दोस्तों उसकी परीक्षा में आपको यही जो सवाल है आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए आइए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वीवीआईपी उनको देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्रेसर किसके द्वारा संचालित होता है। और दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी है यानी कि ऑप्शन खा है इंजन, ऑप्शन गा है का और खा दोनों, और ऑप्शन घा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए जो कंप्रेसर मोटर होता है किसके द्वारा संचालित होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो कंप्रेसर मोटर होता है वो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों द्वारा संचालित होता है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर गा है का और खा दोनों सही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वह यह कहता है कि कंप्रेसर एक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो कंप्रेसर मशीन है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है लिक्विड को कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक उठाने के लिए, या दोस्तों ऑप्शन बी है लिक्विड भंडारण के लिए, ऑप्शन सी है दोस्तों लिक्विड या गैस को संपीड़ित करने के लिए, या ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्रेसर मशीन का किस लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन सेकंड है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन का, यानी कि लिक्विड गैसों को संपीड़ित करने के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप क्लास 12 से हैं और दोस्तों आप हिंदी मीडियम से हैं और आप दोस्तों सीयूटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको यहाँ क्लास 12 के हिंदी मीडियम के सभी वीडियो, चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, ब्यूटी वेलनेस हो, या दोस्तों आपका गृह विज्ञान हो, कोई भी वीडियो हो दोस्तों जो हिंदी मीडियम के आर्ट से संबंधित है तो उसकी सभी वीडियो यहाँ पर दोस्तों मिलती है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल पर जाएंगे, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कार धोने के लिए पानी का दबाव समानता होना चाहिए, यानी कि कार धोने के लिए जो पानी का प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है कितना होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 50 से 60 बार, या ऑप्शन बी है दोस्तों 120 से 140 बार, ऑप्शन सी है दोस्तों यानी कि ऑप्शन गा है दोस्तों 100 से 110 बार, या दोस्तों ऑप्शन घा है दोस्तों 70 से 80 बार। तो दोस्तों आप बताइए कार धोने के लिए पानी का दबाव कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि 140 से और 120 से 140 बार प्रेशर होना चाहिए कार धोने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रेशर के अनुसार कार धोई जाती है ना, जब कार धोई जाती है तो उसके लिए प्रेशर सेट करना पड़ता है। तो जो कार धोने के लिए दोस्तों जो प्रेशर होना चाहिए वो 120 से 140 बार होना चाहिए। दोस्तों चौथा प्रश्न है कि कार वाशर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाशर का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो कार वाशर होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाशर जो होता है यूज किया जाता है कार वाशर में। दोस्तों जो ऑप्शन ए है यानी कि ऑप्शन का है दोस्तों है मैनुअल कार वाशर, ऑप्शन घा है दोस्तों ऑटोमेटिक कार वाशर, ऑप्शन का है दोस्तों का और खा दोनों, यानी कि मैनुअल कार वाशर और ऑटोमेटिक कार वाशर दोनों, या दोस्तों ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार वाशर है उसमें दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, यानी कि खा और का और खा दोनों, यानी कि कार वाशर में दोनों प्रकार के मैनुअल कार वाशर और ऑटोमेटिक कार वाशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पांचवा प्रश्न। दोस्तों पांचवा प्रश्न है स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो स्पार्क प्लग क्लीनर होता है और जो टेस्टर होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और दोस्तों जो ऑप्शन इसमें है ऑप्शन पहला है सिलेंडर ब्लास्ट क्लीनिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन खा गैप परीक्षण के लिए, ऑप्शन ग है दोस्तों का और खा दोनों के लिए, और ऑप्शन चौथा है यानी कि दोस्तों ऑप्शन घ है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि का और खा दोनों। दोस्तों ऑप्शन हम क्वेश्चन छठवें की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों स्पार्क प्लग के मिलीमीटर के गैप आकार की सही सीमा क्या है, यानी कि दोस्तों जो स्पार्क प्लग होता है उसके मिलीमीटर में जो गैप आकार की सही सीमा होती है वह इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.35 से
0.45 या 0.6 से 0.1 या 0.1 से माफ करिएगा 1 से 2 या दोस्तों 2 से 4। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन जो खा है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 0.6 से 0.1 का इस्तेमाल किया जाता है तो स्पार्क प्लग के मिलीमीटर के गैप का। ठीक दोस्तों, ये आकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है टायर इन्फ्लुएंसर गेज हो सकता है ऑप्शन नंबर ए एनालॉग प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी खा और का दोनों, और ऑप्शन नंबर घा दोस्तों ना तो का और ना ही खा। दोस्तों टायर इस इन्फ्लेटर गेज हो सकता है किस प्रकार का, यानी कि जो टायर इन्फ्लेटर गेज होता है किस प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है, दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि का और खा दोनों। यानी कि जो टायर का इन्फ्लेटर गेज होता है वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बताता है, वो प्रश्न करता है दोस्तों दबाव नापने के यंत्र के लिए उपयोग की जाने वाली माप की सबसे आम इकाई क्या है। यानी कि दोस्तों जो दबाव मापा जाता है, किसी भी चीज का जो प्रेशर मापा जाता है, तो उसके मापन के लिए जो दोस्तों यंत्र उपयोग किया जाने वाली जो मापन की सबसे आम इकाई है वो क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, या दोस्तों ऑप्शन खा बार, ऑप्शन गा प्लास्क, या ऑप्शन घा दोस्तों एटमॉस्फेरिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मापन दबाव मापन यंत्र के लिए उपयोग की जाने वाली मापन इकाई क्या है दोस्तों, जो आम मापक इकाई है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का, यानी कि दोस्तों PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आप का एक सब्सक्राइब मेरे लिए दोस्तों बहुत सारी उम्मीदें जगाता है। अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मेरा मन बनता है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का, नहीं तो मैं भी हतोत्साहित हो जाता हूँ। दोस्तों मैं सोचता हूँ लोग मेरे वीडियो को देख नहीं रहे हैं तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, मुझे भी दोस्तों डिमोटिवेशन फील होती है। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों हमारा हौसला बढ़ेगा और हम जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो में सुधार चाहते हैं या किसी अन्य चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं, किसी अन्य विषय में, तो उसको भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको NCERT पढ़ना नहीं पता है, कैसे NCERT पढ़ी जाती है एग्जाम में और किस लिए, मतलब NCERT में क्या पढ़ा जाता है और NCERT में क्या छोड़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कितना हम पढ़ लें NCERT के एग्जाम में आसानी से पास हो जाए बिना ज़्यादा पढ़े, तो उसके लिए दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि NCERT को कैसे पढ़ते हैं। वहाँ से आप NCERT को अच्छे से पढ़ के आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करके पास हो सकते हैं। कि थोड़े से समय में ज़्यादा पढ़ाई करके पास होना है तो आप दोस्तों आई बटन पे क्लिक करिए, वीडियो देखिए और पास हो जाइए। दोस्तों आइए चलिए बढ़ते हैं अपने हम 9वें प्रश्न की तरफ। जो हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं। दोस्तों जो हमारा 9th प्रश्न है वो है क्वेश्चन करता है कि दोस्तों उचित पहिया संतुलन कर सकता है, यानी कि दोस्तों जो उचित पहिया है वो संतुलन कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है इसका कंपन और डगमगाहट को खत्म करके टायर घिसाव में सुधार, ईंधन लाभ बढ़ाएं, और ऑप्शन का है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9th का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं तो आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर घ है, यानी कि उपरोक्त सभी, ये क्या है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9th का। दोस्तों टायर एंड व्हील असेंबली जो आउट ऑफ राउंड होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है रेडियल एन रन आउट, पार्स रन आउट, अत्यधिक रन आउट या सामान्य रन आउट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑप्शन का रेडियल रन आउट इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्टीयरिंग गियर बॉक्स यात्री कारों में सबसे अधिक उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टीयरिंग गियर बॉक्स है जो यात्री कारों में सबसे अधिक उपयोगी है, उपयोग होता है। दोस्तों इसका थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा, यहाँ पर उपयोगी है, यहाँ पर दोस्तों था उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो पूरा होगा वो होगा निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्टीयरिंग गियर बॉक्स यात्री कारों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कट गया है दोस्तों, यहाँ पर किया जाता नहीं आ पाया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों रीसर्कुलेटिंग बार प्रकार, या ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वार्म और नट, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
रन, अरे रैक, पेनियाल, या ऑप्शन नंबर घी, अरे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वाम और व्हील। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा रैक और पेनियाल। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करता है पावर स्टीयरिंग पंप है, यानी कि पावर स्टीयरिंग पंप कैसा पंप है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कैंप सॉफ्ट द्वारा संचालित बेल्ट, या हैंक सॉफ्ट द्वारा संचालित बेल्ट, या कैम सॉफ्ट द्वारा संचालित चेन, या दोस्तों क्रैंक सॉफ्ट द्वारा संचालित बेल्ट। तो दोस्तों जो पावर स्टीयरिंग पंप है वो कैसा है या क्या है दोस्तों, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, क्रैंक सॉफ्ट द्वारा संचालित बेल्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो उसका क्वेश्चन यह है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चलाने में चालक के प्रयास को आसान बनाता है, यानी कि दोस्तों जो चालक जब वाहन चलाता है, ड्राइवर जब वाहन चलाता है तो वाहन चलाने में जो ड्राइवर होता है उसके प्रयास को आसान कौन बनाता है? निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। ऑप्शन ए है सकारात्मक कैस्टरर, यानी कि जो पॉजिटिव कैस्टरर होता है वह, या सकारात्मक कैम्बरर, या दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है नकारात्मक कास्ट, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टू इन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वाहन चालक में वो चालक के प्रयास को आसान बनाता है? दोस्तों आपको सही ऑप्शन इसमें बताना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है सकारात्मक कैस्टरर। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों अगर आपको एक बार में ना समझ में आए, आप वीडियो बार बार देखिए जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फायदा हो, क्योंकि दोस्तों एक बार में आपको समझ में नहीं आता है एमसीक्यू, तो आप जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2-3 बार देखने से मेमोरी बनती है, और मेमोरी बनती है तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस वीडियो को एक बारी आप अभी देखिए, दूसरी बारी से आप ट्राई करिए सॉल्व करने का, और तीसरी बारी दोस्तों इसको आप फिर से देखिए कि आपने जो सॉल्व किया उसमें गलती क्या रह गई है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है वाया है दोस्तों, जो वाहन आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर चलते हैं उनमें दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक कैम्बर, ऑप्शन नंबर बी है जीरो कैम्बर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नकारात्मक कैम्बर, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप बताइए जो वाहन पहाड़ी सड़कों पर चलते हैं, यानी कि जो पहाड़ी एरिया में वाहन चलते हैं उनमें क्या दिया जाता है? सकारात्मक कैम्बर दिया जाता है, या जीरो कैम्बर दिया जाता है, नकारात्मक कैम्बर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि नकारात्मक कैम्बर, यही सही है, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं उसमें नकारात्मक कैम्बर दिया जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वह है निम्नलिखित में से सस्पेंसर का कार्य कौन सा नहीं है, यानी कि जो सस्पेंसर का कार्य है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है झटकों को फ्रेम तक आने से रोकना, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यात्री को झटकों से बचाना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पहियों को मजबूती देना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सड़कों से पहिए की पकड़ बनाए रखना। तो दोस्तों जो सस्पेंसर है उसका क्या कार्य नहीं है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सस्पेंसर का सही कार्य नहीं है, या जो सस्पेंसर का कार्य नहीं है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहियों को मजबूती देना। ये सस्पेंसर यह कार्य नहीं करता है, सब सस्पेंसर पहियों को मजबूती नहीं देता है। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन 16 है वो पूछता है स्प्रिंग किससे बने होते हैं, यानी कि दोस्तों जो स्प्रिंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है माइलेट स्टील से, दोस्तों ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील से, ऑप्शन सी है दोस्तों कार्बन स्टील से, ऑप्शन डी है दोस्तों स्प्रिंग स्टील से। तो दोस्तों आप बताइए जो स्प्रिंग बने होते हैं उनमें किस प्रकार की स्टील लगती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्रिंगल स्टील से क्या होते हैं जो स्प्रिंग होते हैं वो बने होते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है दोस्तों वो प्रश्न करता है लेमिनेटेड स्प्रिंग, यानी कि लेमिनेटेड स्प्रिंग पत्तियों की श्रृंखला से बना होता है, इसका कारण यह है, यानी कि दोस्तों जो लेमिनेटेड स्प्रिंग है दोस्तों पत्तियों की श्रृंखला से क्या होता है बना होता है, और किस लिए बना होता है, यानी कि उसका क्या कारण है जिस कारण लेमिनेटेड स्प्रिंग जो होता है पत्तियों की श्रृंखला से बना होता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इंटरलिफिल घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्प्रिंग
क्रिया को नरम करें और अधिकतम विक्षेपण बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उभार के दौरान पत्तियों को घिसने देने घिसकने दें। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सेंटर स्प्रिंग की कमजोरी पर काबू पाएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि स्प्रिंग क्रिया को नरम करें और अधिकतम विक्षेपण बढ़ाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर घ क्या है इसका सही आंसर है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन 18 है वह क्वेश्चन करता है कि रिबाउंड स्ट्रोक के दौरान भार मुख्य पत्ती से छोटी पत्ती तक उत्प्रेषित होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है यू बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्प्रिंग क्लिप और ऑप्शन नंबर डी है हथकड़ी पिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है केंद्र बोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो पूछता है सस्पेंसर डैम्पर का उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों जो सस्पेंसर डैम्पर लगा होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या पर्पज होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सड़कों से झटकों का विरोध करे, यानी कि जो सड़कों के झटकों का क्या करे वो रेसिस्ट करे, उसका विरोध करे। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है स्प्रिंग के बम्पर स्ट्रोक को कम करे, और ऑप्शन नंबर सी है स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा को अवशोषित करे। या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सस्पेंसर डैम्पर का क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जो सस्पेंसर डैम्पर का उद्देश्य है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर गा, स्प्रिंग से संग्रहित ऊर्जा को अवशोषित करना ही सस्पेंसर डैम्पर का काम है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हुक के जोड़ों के साथ लगे प्रोपेलर शाफ्ट का झुकाव अधिकतम होता है, यानी कि दोस्तों जो हुक के जोड़े के साथ लगे होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट उनका झुकाव अधिकतम कितना होता है इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो हुक के जोड़े में लगे प्रोपेलर शाफ्ट का झुकाव कितना होता है, झुकाव अधिकतम कितना होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हुक के जो जोड़े होते हैं उनके साथ जो प्रोपेलर शाफ्ट का झुकाव होता है दोस्तों अधिकतम होता है दोस्तों वो लगभग 15, यानी कि अधिकतम जो झुकाव होता है हुक के जोड़ों के साथ लगे प्रोपेलर शाफ्ट का वो 15 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 21वां क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है दोस्तों यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग होता है, यानी कि जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? क्रॉस टाइप यूनिवर्सल, बॉल यूनिवर्सल ज्वाइंट, स्थिर वेग प्रकार यूनिवर्सल ज्वाइंट और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी में क्या होता है दोस्तों यूनिवर्सल ज्वाइंट का उपयोग होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों उसमें पूछा जा रहा है रियर एक्सल के लिए ड्राइवर के प्रकार को नियोजित करने की विधि क्या है, यानी कि दोस्तों जो रियर एक्सल के लिए ड्राइवर के प्रकार को नियोजित करने की विधि है वो क्या है, इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है रेडियस रोड ड्राइवर, ऑप्शन बी है ट्रक ट्यूब्स ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों टार्क आर्म ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सभी सही हैं। दोस्तों इसमें से क्या ऑप्शन सही है आप ये बताइए, क्या दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, अरे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है? तो दोस्तों अगर आपको इसका सही उत्तर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ही क्या है दोस्तों तीनों ही सही हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों ट्रांसफर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसफर बॉक्स होता है उसका पर्पज या उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्रंट व्हील ड्राइव ऑटोमोबाइल, या दोस्तों रियर व्हील ड्राइव ऑटोमोबाइल, या 4 पहिया ड्राइव ऑटोमोबाइल, या दोस्तों 2 पहिया वाहन में। तो दोस्तों ट्रांसफर बॉक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों आपको इसको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का 4 पहिया ड्राइवर ऑटोमोबाइल इसका क्या है सही आंसर है। दोस्तों आधुनिक ऑटोमोबाइल जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के राउंडर का प्रयोग किया जाता है? तो यानी कि दोस्तों जो आधुनिक ऑटोमोबाइल जनरेटर है उसमें किस प्रकार का जो राउंडर होता है उसका उपयोग किया जाता है या प्रोसेस में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दोस्तों इसका ए है श्रृंखला
श्रृंखला वाउंडर या सट वाउंडर या कंपाउंड वाउंडर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑटोमोबाइल जनरेटर में निम्नलिखित से कौन सा राउटर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जो ऑटोमोबाइल जनरेटर होता है उसमें दोस्तों जो हमारा राउटर होता है वो दोस्तों सट सट वाउंड राउटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। सट वाउंड राउंडर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि यही दोस्तों ऑटोमोबाइल जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों कार के किस भाग में बिजली होती है, यानी कि दोस्तों जो कार होता है उसके कौन से पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली होती है, इसको बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर बी है बैटरी, ऑप्शन नंबर सी है जनरेटर और ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों कार के किस भाग में बिजली होती है आप बताइए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जो कार के अल्टरनेटर होता है उसमें क्या होती है, बिजली होती है, यानी कि कार के अल्टरनेटर में बिजली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है वो डिमांड करता है, यानी कि वो प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा नॉक सेंसर है। क्या दोस्तों फ्लैप प्रकार का सेंसर, क्या दोस्तों थर्मोकोल हाँ थर्मोकपल टाइप का सेंसर, या दोस्तों ऑप्शन सी थर्मिस्टर्स, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रीजो इलेक्ट्रिकल पिकअप। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसमें सही आंसर है दोस्तों वो सही है ऑप्शन नंबर घा, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप, ये इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन क्या रहा है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर होते हैं उनका यूज कहाँ पर होता है, ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इसके लिए स्थिति और गति मापन के लिए क्या उसका इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग किया जाता है, या दोस्तों पिस्टन तापमान मापन के लिए जो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग किया जाता है, या दोस्तों ठंडा जल प्रवाह मापने के लिए, या दोस्तों चिकनाई तेल प्रवाह मापने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो इलेक्ट्रो माफ करिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में बोला था दोस्तों, जो इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल सेंसर होता है दोस्तों उसका उपयोग दोस्तों जो स्थित और गति मापने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने 28 यानी कि 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक निजी नए वाहन के लिए प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए वैध है। दोस्तों यानी कि जो एक निजी नया वाहन है वो प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र उसके लिए कितने सालों के लिए वैध होता है, यानी कि कितने साल के लिए एक प्राइवेट मतलब व्हीकल के लिए जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वो वैलिड होता है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही है, माफ करिएगा दोस्तों मैंने आपको 27 नहीं सही बताया। हाँ दोस्तों जो 28 है दोस्तों उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 20 साल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 15 साल, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 10 साल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 5 साल। तो दोस्तों आप बताइए जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है प्राइवेट गाड़ी के लिए कितने सालों के लिए वैध रहता है। अगर दोस्तों आपको इसका ऑप्शन नहीं पता है यानी कि इसका आंसर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वो दोस्तों 15 साल के लिए एक गाड़ी के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है एक वाणिज्यिक नए वाहन के लिए प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए मान्य है। दोस्तों यानी कि जो एक वाणिज्यिक नया वाहन होता है उसके लिए प्रारंभिक फिटनेस जो होता है कितने प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र जो होता है दोस्तों कितने साल के लिए मान्य होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं ना प्राइवेट और कमर्शियल वाहन अलग होती है। कमर्शियल वाहन में अलग रूल रहेगा प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए, और जो हमारा निजी वाहन है यानी कि प्राइवेट वाहन है उसके लिए अलग नियम रहता है प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए। यानी कि जो प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वो निजी वाहन में 15 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसमें अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वाणिज्यिक वाहन है उसमें कितने वर्ष के लिए प्रारंभिक फिटनेस पत्र मान्य रहता है या वैलिड रहता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है 15 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 10 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 5 साल के लिए, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 2 साल के लिए। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही आंसर होगा आप बताइए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों जो प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र होता है दोस्तों वो 2 साल के लिए क्या होता है वैलिड होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो निजी वाहन होते हैं उसमें
15 साल। ठीक दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, वो प्रश्न करता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, सिक्योरिटी सिंबल यानी कि सुरक्षा चिन्ह है, उसकी हमें पहचान करनी है। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है अनिवार्य संकेत, ऑप्शन बी है दोस्तों संकेत सूचना संकेत, ऑप्शन सी है दोस्तों सावधानी के संकेत, या दोस्तों ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो उपरोक्त सभी है दोस्तों क्या है, एक प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें क्या है, सही है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों आप ये 30-32 मिनट का वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इसको बढ़ाने में मुझे कम से कम दोस्तों 8-10 घंटे का समय लग जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी मेहनत को कदर करिए और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सड़क सुरक्षा चिन्ह का उल्लंघन कानूनी अपराध है। यानी कि दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सड़क सुरक्षा चिन्ह है जिसका अगर हम उल्लंघन कर देते हैं तो हम कानूनी अपराधी या कानूनन अपराध रूप से माना जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है अनिवार्य संकेत, ऑप्शन नंबर बी है सूचना संकेत, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सावधानी के संकेत, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है इसका सही आंसर क्या है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका सही आंसर है दोस्तों अनिवार्य संकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों हम अनिवार्य संकेतों को क्या करते हैं दोस्तों, हम उनका उल्लंघन कर देते हैं तो दोस्तों एक कानूनी अपराध होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम अनिवार्य संकेत जो लगे होते हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित, अगर उनका हम उल्लंघन करते हैं तो एक कानूनी अपराध माना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दोस्तों सड़क यात्रा को आसान, सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए मार्गों के साथ सड़क उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो दोस्तों सड़क यात्रा होती है उसे आसान और सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए दोस्तों जो मार्ग होते हैं दोस्तों, मार्गों के साथ यानी कि रोडों के साथ दोस्तों उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित से कौन से सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रश्न को इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑप्शन का है अनिवार्य संकेत, ऑप्शन खा है दोस्तों सूचना संकेत, ऑप्शन गा है दोस्तों सावधानी के संकेत, ऑप्शन घ है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सूचना संकेत, यानी कि ऑप्शन खा इसका सही ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों जो सूचना संकेत होते हैं दोस्तों उनका प्रयोग किया जाता है यात्रा को आसान, सुरक्षा, सुखद बनाने के लिए मार्गों पर। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर दोस्तों प्रश्न किया जा रहा है डैश रक्त की ऑक्सीजन में जाने की क्षमता को कम कर देता है। दोस्तों यानी कि नीचे में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो रक्त की ऑक्सीजन में जाने की क्षमता को कम कर देता है। दोस्तों ऑप्शन ए है सल्फर ऑक्साइड यानी कि SOX, ऑप्शन बी है दोस्तों कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी कि CO, या दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, या दोस्तों हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड, या माफ करिएगा दोस्तों, या दोस्तों हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सही ऑप्शन है जो ऑक्सीजन में जाने रक्त की ऑक्सीजन में जाने की क्षमता को कम कर देता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रक्त की ऑक्सीजन में जाने की क्षमता को कम कर देता है। दोस्तों डीजल इंजन में नीला धुआं क्यों दिखता है। यानी कि दोस्तों जो डीजल इंजन होते हैं उसमें नीला धुआं क्यों दिखता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों नीला धुआं अनबर्न तेल के कारण दिखता है, या दोस्तों क्या नीला धुआं SC के कारण दिखता है, या क्या दोस्तों नीला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण दिखता है, या क्या दोस्तों नीला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दिखता है, यानी कि CO2 के कारण दिखता है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, क्या ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। दोस्तों आप बताइए डीजल इंजन में नीला धुआं क्या दर्शाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो डीजल इंजन में नीला धुआं है दोस्तों वो क्या दर्शाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनबर्न
तेल, यानी कि अन्नवर्ण तेल को क्या करता है, जो नीला धुआं है वो दिखाता है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑटोमोटिव के, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको अन्य विषय की वीडियो देखना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के वन शॉट को देखना चाहते हैं एमसीक्यू के, यानी कि सभी एमसीक्यू को एक ही वीडियो में आप देखना चाहते हैं किसी भी विषय के, तो आप दोस्तों हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12th आर्ट वन शॉट एमसीक्यू। ठीक दोस्तों, उसमें आपको सभी वीडियो के वन शॉट एमसीक्यू मिल जाएंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट के वन शॉट एमसीक्यू वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराया, अगर आपसे परीक्षा में करके जाते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप इसे 2-3 बारी करिए, और दोस्तों आप इसे पहली बारी पढ़ के करिए, मेरे साथ करिए, दूसरी बारी आप इसे खुद सॉल्व करिए, आवाज़ धीमे कर दीजिए और आप कॉपी कलम उठाइए, खुद सॉल्व करिए। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर शीट भी लगा रखी है, आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए और मैं आपको जो आंसर शीट दे रहा हूँ उससे आप क्या करिएगा, अपने आंसर को मिला लीजिएगा। दोस्तों आपकी आंसर शीट ये रही दोस्तों, है आपकी आंसर की। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट की तरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको आवाज़ धीमी कर देनी है और सभी क्वेश्चन के प्रश्न खुद से लगाने हैं और टिक करते जाना है कौन से ऑप्शन में कौन सा आपको सही लग रहा है। उसके बाद आपको लास्ट में आकर यहाँ उस प्रश्नों के उत्तर को क्या करना है, मैच कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सभी 34 के जो आंसर हैं सही सही वो दिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके एनसीईआरटी को कैसे पढ़ी जाती है वीडियो देखना ना भूलिए। दोस्तों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।